तो ये ना आप सब लोग सबसे बड़ी गलती करते हो, क्योंकि वहाँ पर ना आप बिल्कुल पैसिवली काम कर रहे हो। दिमाग से जब आप खुद रिकॉल करते हो तो एक्टिवली काम होता है। यू गेट इन टू द बुक कि हाँ भाई ये अनकॉन्शियस लिखा था, होता क्या है, प्री कॉन्शियस लिखा है, होता क्या है। अगर दिमाग रिकॉल कर पा रहा है वेरी गुड, नहीं कर पा रहा गो एंड रीड, डोंट राइट इट इन योर नोट्स, ऑलवेज हैव सम नोट्स जो आपके, जैसे सपोज मैंने जब प्रिपरेशन करी थी या मैं जब इसमें स्टूडेंट फेज में थी, आई यूज टू मेक 2 टाइप ऑफ नोट्स। पहला नोट मेरा जो होता था वो होता था डिटेल्ड, जिसमें मैं बस इनिशियल स्टार्ट करती थी, ठीक है, कि हाँ भाई मैंने बुक पढ़ी है, मैं पूरी बुक बार बार जाके नहीं पढ़ सकती। आई हैव रेड मल्टीपल बुक्स ऑन साइकोलॉजी, आई हैव रेड एबनॉर्मल साइकोलॉजी के लिए एक बुक, बायो साइकोलॉजी के लिए एक, सोशल साइकोलॉजी के लिए एक, तो मैंने ऑलमोस्ट 15 बुकें पढ़ी है, इंक्लूडिंग बेसिक फिर अप्लाइड, ये सारी चीज़ें करके। और वो सिंगल हैंडेडली मैंने अभी पीछे जो कोविड का लॉकडाउन था उसमें ही पढ़ी है। दैट टाइम पीपल वर लाइक मेकिंग कॉफ़ीज एंड आई वॉज मेकिंग नोट्स, तो थोड़ा डिफरेंस था हम में। मतलब मैं स्टार्टिंग से काफ़ी थोड़ी पढ़ने वाली रही हूँ, ठीक है अब अपनी तारीफ हो गई, ठीक है। सो मैंने बैठ के एक एक किताब खुद पढ़ी है, क्योंकि जो तुम खुद पढ़ के एक किताब से निकालोगे वो कहीं से नहीं निकल सकता, वो आप कहीं से भी नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर नोट्स पढ़ा रही हूँ, ये वही सारी नॉलेज है जो मैं आपको वहाँ से लेके आई हूँ, ठीक है। इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि नेट में या एमफिल के उसमें इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन सब कुछ इसमें कवर हो गया वो तो मैं भी नहीं बोल सकती। सिलेबस के हिसाब से सब आएगा, लेकिन पूरी साइकोलॉजी कवर हो गई नहीं हो सकता। बायो साइकोलॉजी के अंडर भी मैं 4 बुकें खोल सकती हूँ और ज़्यादा, ठीक है, लेकिन मैंने अभी एक ही बुक पढ़ी है। तो मैं ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूँ कि मुझे पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, मेरे को साइकोलॉजी तो सारी ही आती है, बहुत अच्छे लेवल की आती है, लेकिन पूरी नहीं आती भाई, पूरी नहीं आती, ठीक है। वो चीज़ आप किसी भी चीज़ को पूरी तरह जान ही नहीं सकते। सो मैं क्या करती थी कि जब मैंने सपोज एक बायो साइकोलॉजी, इवन नाउ आई एम हैविंग दैट नोट्स एज वेल, और उन नोट्स की ना अब मैं एक बुक भी रिलीज़ करने वाली हूँ, आई एम जस्ट कंपाइलिंग देम करंटली। अभी नेट के लिए आएगी, बाद में एमफिल के लिए भी लेके आएंगे, और जैसे जैसे डिमांड आती है इट टोटली डिपेंड। तो मैं अपने सारे नोट्स को धीरे धीरे बुक बना के रिलीज़ करने वाली हूँ, जिसमें आपको सारी बुक्स का सार एक जगह पे कॉम्पैक्ट मिलेगा। मे बी द बुक विल कंटेन अराउंड 900 पेजेस और 700 पेजेस, बट यार सारा कंटेंट क्वालिटी के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ आपको जब मिलेगा यू विल बी हैप्पी टू रीड दैट, ठीक है। मैं वहाँ पर क्या करती थी, जो मेरे लेंथी नोट्स होते थे उसमें प्रॉपर डेफिनेशंस वगैरह सब मेंशन करती थी। देन आई यूज टू मेक अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ नोट्स। जब ये वाले नोट्स पढ़ लिए, अब इन बुक पढ़ी, बुक से नोट्स पढ़े, अब वो नोट्स मैं पढ़ रही हूँ, 1-2 रीडिंग मेरी लगी हैं, मैं साइड में ना एक रनिंग नोट्स बनाती थी। रनिंग नोट्स में क्या होता था, उसमें कुछ नहीं लिखा, ये मेरे रनिंग नोट्स हैं एक तरीके से। उसमें क्या लिख लिया, बस थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, साइकोडायनेमिक हो गया, साइकोडायनेमिक में किसने दिया, ठीक है, नाम लिख दिया, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, पीपल स्किप, दिमाग से बहुत जल्दी निकल जाते हैं, पीपल फॉरगेट दीज थिंग्स, ठीक है, वो एक अलग से लिख लिया। उसके बाद क्या करा, नीचे एक ऐसे बनाया, ये करके कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, ठीक है, फिर इड, ईगो, सुपर ईगो। अब मेरे को ये पता है कि कंस्ट्रक्ट किसने दिए, मेरे को ये पता है ये कंस्ट्रक्ट है क्या, पर वो मेरे को खुद रिकॉल करने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। जब तक मैं उन्हें खुद रिकॉल नहीं करूँगी इट मीन्स कि मुझे वो चीज़ आती नहीं है। तो ऐसे ना आप जो रिट्राइवल है मेमोरी से, जो आप रिट्राइव करते हो उसको आप ज़्यादा क्यूज़ प्रोवाइड करते हो। सो नोट्स हमेशा ऐसे बनाओ, 2 नोट्स रखो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे जो फुल नोट्स हैं साइकोलॉजी के, जो मैं कह रही हूँ रिलीज़ करने की, वो जो आपके नोट्स हैं उसमें मिनिमम टू मिनिमम आई हैव रिटन लाइक अराउंड 600 और 800 पेजेस। और जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं या जो मेरे रनिंग नोट्स हैं, इट्स जस्ट फॉर 50 पेजेस। और जब भी मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जाती थी या कभी भी मेरे को लेक्चर भी रिकॉल करना होता था, इवन करेंटली ना हो, मैं उस चीज़ को बाइबल बोलती हूँ, बाइबल ऑफ साइकोलॉजी फॉर मी, माई बाइबल ऑफ साइकोलॉजी। यू शुड मेक योर ऑन एज वेल। मेरी से किसी का काम नहीं चलेगा करने को, मैं अपनी भी रिलीज़ कर दूंगी वो बाइबल। उसमें माइंड मैप्स टाइप सब कुछ बना हुआ है, उसमें कोई नॉलेज, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट, अपार्ट फ्रॉम द ये क्या कहते हैं आपके चार्ट्स, कि हाँ भाई इसमें ये इंक्लूड हो गया, बिहेवियरिस्ट अप्रोच इसने दी, ये हुआ ये हुआ, ये 4 थे, इसने ये क्लासिकल कंडीशनिंग इसकी थी, इसकी थी। अब क्लासिकल कंडीशनिंग क्या थी वो मुझे पता है,
और नहीं पता तो वापस जाके मैं पढ़ूंगी। तो ऐसे आपके बेसिकली वो नोट्स मेरे 50 पेज के हैं, ठीक है, 600 से 50। और मैं बताऊँ, मैंने वो 50 नोट्स बनाने के बाद हार्डली 2 बार या 3 बार ऐसा हुआ है कि मैंने कहीं और जाके टॉपिक ढूंढा है, या मैंने कहीं और वापस अपने बड़े जो लंबे वाले नोट्स है, लेंदी वाले, उसमें जाके कुछ ढूंढा है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसी से रिवाइज करती हूँ और मैं निकल जाती हूँ। सो यही मेन चीज़ होती है, ठीक है। सो मेक देम सेल्फ, मतलब मेक दिस काइंड ऑफ नोट्स फॉर योर सेल्फ एज वेल, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अनकॉन्शियस में किसकी, डिफेंस मैकेनिज्म की। तो जहाँ पर बात आती है आपकी डिफेंस मैकेनिज्म की, डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है कि जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होता है विच वी डोंट वांट, या कुछ एनजाइटी अराउजिंग इवेंट होते हैं, तो वी वेंट इनटू, हमारी एक ह्यूमन स्टेट है कि हम ना उस चीज़ के खिलाफ डिफेंसिव होते हैं, ठीक है। हमारे दिमाग में एक डिफेंस मैकेनिज्म चलता है। अब कुछ जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो आपके पॉजिटिव होते हैं, एडेप्टिव बिहेवियर जिसको हम बोलेंगे। कुछ आपके क्या होते हैं, माल एडेप्टिव होते हैं। जैसे आप अगर टेंट्रम थ्रो करते हैं, ठीक है, सपोज मेरे मन का कुछ हुआ नहीं और कोई ऐसी दिक्कत हो गई, तो मैंने क्या करा, मैंने रोना पीटना चालू कर दिया, मैं फैल गई हूँ जैसे बच्चे करते हैं। तो वो आपका क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म ही है। यू आर ट्राइंग टू deal with that anxiety, you are trying to suppress that anxiety with your reaction, जो भी आपका है। या सपोज आई फील मतलब आई फील समथिंग फॉर समवन और ही डज नॉट, ठीक है, या यू फील फॉर समथिंग फॉर समवन बट द पर्सन डज नॉट। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं अपनी फीलिंग उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर देती हूँ, कई बार ये केसेस होते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा कि सपोज इसको हम प्रोजेक्शन बोलते हैं, कि आप अपनी फीलिंग किसी और के ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हो। आई लाइक दैट पर्सन एंड आई विल से ना दैट पर्सन लाइक मी, और दैट पर्सन हेट्स मी। इफ़ आई एम सेइंग दैट आई लाइक, क्या कहते हैं, शाहिद कपूर, एंड इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट आई एम सेइंग नहीं, शाहिद कपूर लाइक्स मी। सो ये क्या है आपका, क्या है, ये प्रोजेक्शन है, ठीक है, कि मैं अपनी फीलिंग को उस पर प्रोजेक्ट कर देती हूँ। और ये क्या होते हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। या मेरे को ऑफिस से कुछ मेरा कलेश हुआ, या ऑफिस में कोई डांट पड़ी, मैं उसे जाके घर पे गुस्सा निकाल दूँ, तो वो भी क्या है आपका, एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तो इन सब की बात हम बाद में करेंगे डिटेल में कि कौन सा कैसे काम करता है। और डिफेंस मैकेनिज्म भी ऐसे ही नहीं है, जैसे आपका मैं ईडीगो सुपर ईगो वाला बता रही थी, कि ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम यू हैव टू रिएक्ट इन दैट वे, ठीक है। देर आर सर्टेन टाइम व्हेन यू रिएक्ट दैट वे, देर आर सर्टेन टाइम व्हेन यू रिएक्ट अनदर वे। अलग डिफेंस मैकेनिज्म से आप काम करते हो, एक टाइम पे आप दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म काम करते हो। कई बार अडेप्टिव होता है, कई बार माल अडेप्टिव होता है, इट इज़ टोटली नॉर्मल। बट इफ़ यू आर कीप गोइंग विद द माल अडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म, या जो आपका गलत है जो करना, सो आपको दिक्कत होगी। यू जैसे सपोज मैं कहती हूँ नहीं शाहिद कपूर मुझे पसंद करता है, आई विल बिकम पैरानॉइड आफ्टर अ टाइम ना, कि अरे वो मुझे पसंद करता है, पीपल विल लाफ ऑन मी, ठीक है, पीपल विल लाफ ऑन मी एनी हाउ। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव में, हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ बिहेवियर। अब बिहेवियर में हम एज यू ऑल नो हम किन की बात करेंगे, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स की। किसकी बात करेंगे, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की। अब हम ना लेक्चर को फटाफट थोड़ा रैप अप करते हैं, क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग और लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। फटाफट बताते हैं। बिहेवियरिज्म आप सबको पता है, ठीक है, जहाँ पर हम सिर्फ आउटर बिहेवियर जो है उनके ऊपर ध्यान रखते हैं। अब इसमें आपकी कंडीशनिंग होती है, एक तो क्लासिकल कंडीशनिंग है, दूसरी आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग है। आगे जाके पढ़ेंगे इसके ऊपर डिपेंडेंट कुछ थेरेपीज़ भी हैं आपकी, जैसे आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग पे डिपेंडेंट आपकी टोकन इकोनॉमी होगी, क्लासिकल कंडीशनिंग पे आपकी कौन सी होगी, डिसेंसिटाइजेशन जो हम करते हैं, ठीक है। देन आपका लर्निंग एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस की, ठीक है, कि लर्निंग को इन्वायरमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करती है और इन्वायरमेंट का एक इंसान के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस आता है, वो सारा इसमें आएगा। फिर कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव की बात करेंगे, जहाँ पर हम थॉट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। थॉट प्रोसेस की अगर हम बात कर रहे हैं और अगर हम ये कह रहे हैं कि वो एबनॉर्मल है, तो किस रीज़न से होगा, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या होते हैं, ऐसे बिलीव विच आर नॉट रियल या विच आर एबनॉर्मल टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या है, जो चीज़ जैसी है हम उसे वैसा नहीं समझते, वी हैव आवर ओन यू नो, जो हमारे दिमाग में चलता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। जैसे मर्डर वगैरह होते हैं और बंदे को प्लेजर मिल रहा है, दे लाइक ओ इट्स क्वाइट नॉर्मल। सो ये क्या है, ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, उसको लगता है, उसको उसके थॉट में लगता है कि दिस थिंग इज़ क्वाइट नॉर्मल, बट इज़ इट, नो। सो इन चीज़ों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, जैसे आपकी REBT
रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी विच इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। इसमें हम एक इंसान के जो बिहेवियरल थॉट्स हैं, मतलब सॉरी जो थॉट्स हैं, बिहेवियरल इज़ अ रॉन्ग वर्ड, जो उस इंसान को थॉट्स आ रहे हैं कि नहीं मर्डर तो ठीक है, क्या जा रहा है, तो वो बेसिकली क्या है, हम उनको ठीक करेंगे, जो उसकी थॉट प्रोसेस है, तो हम उनके साथ डील करते हैं कि नहीं भाई ये चीज़ गलत है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं लाइक मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही हमेशा होता है, बच्चा पढ़ता नहीं है, पेपर में फेल हो जाएगा, मैं ही रह जाता हूँ, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे साथ गलत होता है, पेपर टफ आया था। भाई पेपर टफ नहीं आया था रियलिटी है तुम नहीं पढ़े तो ये क्या है कि एक इंसान की जो थॉट प्रोसेस उसकी यहाँ चल रही है ना, उसको चेंज करना। एक हर 6 महीने में पेपर हो रहा है, बंदा खुद नहीं पढ़ रहा और वो कह रहा है पेपर टफ आ रहा है, तो ये तो उसका थॉट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है ना भाई। क्या किसी का निकल नहीं रहा है? निकल रहा है बच्चों का पेपर, किसका नहीं निकल रहा है, ठीक है। तेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो गया पर तू पढ़ ही नहीं रहा, और कितनी बार टफ हो गया, 6 7 8 8 अटेम्प्ट तुमने दे लिए, फिर भी तुम्हारा पेपर नहीं हो रहा, तो भाई तुम नहीं पढ़ रहे, पेपर टफ नहीं था, लेट मी टेल यू तुम नहीं पढ़ रहे, फिर इट्स मतलब ये आपके पॉइंट पे गलत है। 2 बार पेपर टफ हो सकता है, 3 बार पेपर टफ हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद पेपर का पैटर्न तक पर्सन समझ जाता है, ठीक है। सो रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है, जिसमें बेसिकली हम इन थॉट्स को ठीक करते हैं कि भाई तू पढ़ ले, रादर देन ब्लेमिंग द एग्ज़ाम, किताब खोलो, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। आगे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, बायोलॉजिकल। अब नेक्स्ट क्या है इसका, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में हम बात करते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की। जैसे अगर किसी के फादर या मदर को कोई दिक्कत है, लाइक सिजोफ्रेनिया है, या उनको क्या कहते हैं आपका कोई भी डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, या फिर आपका क्या कहते हैं पार्किंसंस है, कोई भी डिसऑर्डर अगर उनको है, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं आने वाली जनरेशन में, या उनका जो बच्चा होता है उसमें, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका क्या है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। सेकंड थिंग दैट कैन बी न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसेस, ठीक है। जैसे डोपामीन जो है, डोपामीन का जब लेवल बढ़ जाता है दिमाग में, तो आपका क्या है, सिजोफ्रेनिया होता है, इसलिए वह हेलुसिनेशन डिल्यूजन्स होते हैं, क्योंकि वो जो फायरिंग होती है वो कॉन्टिन्यूसली होती रहती है। जैसे डिप्रेशन में हैप्पी हार्मोन आपका कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा आपका क्या है, ये आपका न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसेस है जो दिमाग में चलते हैं। बहुत डिटेल में करेंगे, टेंशन मत लो। थर्ड वन इज ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कि ब्रेन का ही कोई एरिया अगर दिक्कत होगी, सपोज डोपामिन सेक्रीशन जहाँ से हो रहा है वो न्यूक्लियस ही टूट गया या वहाँ पर लग गई, तो वो क्या होगा, वो सेक्रीट ही नहीं होगा, राइट। पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। सपोज पिट्यूटरी ग्लैंड ही यहाँ पे हार्मोन्स वाला जो हमारा है वो ख़राब हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, कोई हार्मोन रिलीज ही नहीं होगा बॉडी में, तो हमारा चीज़ें होंगी, इम्पेयरमेंट होगी हमारे साथ, ठीक है। तो वो भी हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर हमारा है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। अब ह्यूमनिस्टिक वाले कौन होते हैं, बेसिकली दे बिलीव कि एक इंसान ना फुल्ली केपेबल है अपनी ग्रोथ के लिए, किसी और को बाहर से उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसे बोलते हैं ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। आप हो, बिलीव इन योर सेल्फ, दिस इज़ वॉट ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। यू हैव इनर पोटेंशियल टू मूव टूवर्ड्स द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हर पर्सन एक उस लेवल पर जा सकता है अपनी खुद की मेहनत से, स्टेप बाय स्टेप। तो वो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है जहाँ पे हम एक इंसान की इनर ग्रोथ जो है उस पर फुल्ली बिलीव करते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, अब्राहम मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स है, ठीक है, उसको लेटर आपका ERG भी बोला गया था, ERG एल्फ्रेड एडलर के थ्रू, ठीक है, जिसमें आपका बेसिकली वो एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस ग्रोथ नीड्स, जिसमें आपका ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया, नीचे आपका बेसिकली फूड शेल्टर और वो सब हो गया, पढ़ेंगे थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका अब्राहम मास्लो का हायरार्की ऑफ नीड हो गया। देन कार्ल रॉजर्स की पर्सनल सेंटर्ड थेरेपी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पीपल डू नॉट एक्सेप्ट अ पर्सन इन सर्टेन वे, बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन इज़ लाइक यार शिट, लोग मुझे समझेंगे नहीं, और लोग उन चीज़ों को बताते नहीं हैं। सो पर्सन सेंटर्ड थेरेपी में क्या होता है, इट इज़ बेसिकली पॉजिटिवली अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, जिसके अंडर हम एक पर्सन को बिल्कुल नॉन जजमेंट के साथ देखते हैं। बेशक वो मर्डरर है, बेशक वो रेपिस्ट है, वो कुछ भी है, वी हैव टू लिसन दैट पर्सन दैट हाउ इट केम टू हैपन, ठीक है। क्या वो किसी से बात नहीं कर पाया या कोई ऐसी दिक्कत है, बेशक से ही अटेम्प्टेड अ मर्डर, बट देर आर चांसेस कि सिचुएशन कुछ और हो सकता है, मे बी इट वॉज अ सेल्फ डिफेंस,
मे बी द पर्सन वॉज नॉट सफरिंग सम मेंटल डिसऑर्डर्स। तो ये क्या है कि पर्सन सेंटर थेरेपी में हर किसी को एक पॉजिटिव रिगार्ड से, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड से सुना जाता है, समझा जाता है, और जो उनकी अंदर की भड़ास बेसिकली होती है वो सारी सुनी जाती है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, उससे चीज़ें इंटरप्रेट करी जाती है। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे, ठीक है। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड पर्सनल ग्रोथ किसके ऊपर बात करती है? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड पर्सनल ग्रोथ। एक पर्सन अगर सिर्फ बेसिक नीड से उठ के, बेसिक नीड आप एक तरीके से ईड लगा लो कि प्लेजर प्रिंसिपल है, खाना खा के शांति मिलती है। अब वो खाना कैसे भी आए, चाहे मैं छीन के खाऊं, तो वो ईड हो गया आपका एक तरीके से, समझे। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपका इज अ काइंड ऑफ मोरल, जिसको हम बेसिकली सुपर ईगो भी बोल सकते हैं। इट्स अबाउट रिलेटिंग द थिंग्स। आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर द सेक ऑफ रिलेशन। आई एम नॉट सेइंग कि वो प्रॉपर यहाँ पर हम वो चीज़ लिख सकते हैं, नो, ठीक है। और उसके बाद ये जो हायरार्की ऑफ नीड्स थी, इसको आपका एल्फ्रेड एडलर ने 3 उसमें भी बांट दिया था, ERG, ठीक है। जिसमें उसने बोला था कि एग्जिस्टेंस नीड, एग्जिस्टेंस मतलब जिसमें आपका फूड, शेल्टर, ये सब आ जाएगा। देन रिलेटेडनेस नीड्स, जिसमें आपका एक्सेप्ट लोगों के साथ कैसा रिलेशन है, ठीक है, वो सारा आएगा। उसके बाद आपकी क्या आएगी? ग्रोथ नीड, जिसमें आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और बाकी की चीज़ें आएंगी, ठीक है। थ्योरीज अच्छे से कर लेंगे आगे, वैसे तो बेस तो हो चुका है, चलो ठीक है। आगे सोशो कल्चर पर्सपेक्टिव में बेसिकली हम देखेंगे कि सोशल, जैसे मैंने बोला कि कल्चर का फ़र्क होता है। वेस्टर्न में जैसे ये चीज़ नॉर्मल है, अल्कोहल कंजप्शन हमारे लिए नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया? कल्चर इन्फ्लुएंस हो गया। चाइना में और यहाँ पर अभी एग्जाम्पल दिया था मैंने कि अबॉर्टेड चाइल्ड जो है वो खाए जाते हैं। हमारे पास वो चीज़ नहीं है। वी जस्ट डोंट, वी विल नॉट एक्सेप्ट सच थिंग्स, ठीक है। हमारे लिए वो चीज़ अब नॉर्मल हो गई। यहाँ के कोई बोल दे, वे लाइक पिटेगा वो इंसान जो ये चीज़ बोल देगा कि नहीं, आई विल ईट द अबॉर्टेड चाइल्ड्स एंड ऑल, वो भी ह्यूमन बेबी को खाएंगे। तो वो चीज़ हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए अब नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो सोशियो कल्चर परस्पेक्टिव से सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर आपका क्या हो गया कि जैसे किसी कोई चोर बन गया, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है ना उसका भाई, कि उसको खाने को नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, पेट की भूख तो मेन है, तो वो क्या करेगा? पेट भरने के लिए चोरी करेगा, या हो सकता है मर्डर करे, जो भी चीज़ है। तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी आपका नॉर्मल बिहेवियर का एक पर्सपेक्टिव देखा जा सकता है, दैट वाई अ पर्सन बिहेव्ड इन सर्टन वे। अब कोई बच्चा ऑर्फन है, ठीक है, तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं। फैमिली एंड सोसाइटल नॉर्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया हमारा पर्सपेक्टिव? फैमिली और सोसाइटल नॉर्म के हिसाब से। कुछ फैमिली में लिव इन रिलेशनशिप्स और ये सब नॉर्मल है, कुछ फैमिली नहीं मानती। अगर आप हाई क्लास फैमिलीज़ में चले जाओगे, वहाँ पे फैमिली विल बी सिटिंग टुगेदर एंड ड्रिंकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन चलता रहता है। लेकिन हमारी में नहीं है भाई। हम अपने फादर के सामने, या कोई भी नॉर्मल जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वो अपने फादर के सामने चीज़ नहीं बोल सकते जाके कि चलो पापा आज बैठते हैं। इनफैक्ट बैठना भी नहीं चाहिए, बट वो कहते हैं ना, नज़रों की शर्म, वी हैव दैट, ठीक है। तो क्या अब नॉर्मल बिहेवियर है, वो भी एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से आता है। देन हम बात करेंगे कैटेगरीज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। कैटेगरीज में आपका एक हो गया एनजाइटी डिसऑर्डर, ये DSM-5 के हिसाब से है। इसके अलावा और भी बहुत डिसऑर्डर्स हैं, वो भी इसमें लिस्टेड नहीं है क्योंकि स्लाइड बेफालतू में बड़ी होती, ठीक है। सो एनजाइटी डिसऑर्डर क्या हो गया, बाकी कराऊंगी मैं वो चीज़, याद रखना, ठीक है। एनजाइटी डिसऑर्डर में आपका क्या हो गया? जनरलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर। इस इंसान को हमेशा एनजाइटी रहेगी, कुछ नहीं हो रहा, हाय शिट पानी कैसे पीऊँ, ये तो कैसे पी लूँगी मैं, शिट मुझे तो प्यास लग गई। तो वो सारा क्या है? बिना बात की एनजाइटी हो रही है, वो जनरलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। मेरा पेन खो गया, मुझे एनजाइटी हो गई, ये कोई लॉजिक है? 5 रुपये का पेन है, खरीद लूँगी। तो ये सारे क्या है? जनरलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर का पार्ट है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर क्या है? जिसमें आपको पैनिक अटैक्स वगैरह आते हैं, 3 महीने में 2 अटैक आने चाहिए, कुछ ऐसा इसका है क्राइटेरिया, प्रॉपर तरीके से आगे करेंगे, अभी सिर्फ समझ लो। पैनिक डिसऑर्डर इरेशनल, एकदम से धड़कन बढ़ जाएगी, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, काम नहीं हो रहा काम नहीं हो रहा। अटैक, पैनिक अटैक्स आएंगे, हाथ पैर ऐसे ट्रिमर्स होंगे, कांपेंगे, और एक पर्सन को मतलब कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। पर्सन विल बी लाइक मेरे को सांस नहीं आ रही, ब्रेथलेसनेस, वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है? पैनिक डिसऑर्डर, अचानक से डर जाना। फिर होता है फोबिया। फोबिया क्या है? एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ इरेशनल फियर। लिफ्ट में जाने से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक क्लोस्ट्रोफोबिया है। क्लोस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्मॉल स्पेसेस। वो इंसान छोटे कमरे में रह ही नहीं सकता, तो इस वजह से वो लिफ्ट में भी नहीं जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका क्या हो गया? क्लोस्ट्रोफोबिया, जो आपका फोबिया हो गया। या किसी को सपोज पंखे से किसी को डर लग रहा है, किसी को इंसेक्ट से डर लग रहा है, तो
तो वो बेसिकली क्या है, इरेशनल फियर है भाई, इरेशनल है बिल्कुल, एकदम सडन फियर, वो भी बिल्कुल इरेशनल। मैंने जैसे ही पंखे को देखा मैं भाग ली, या मैंने जैसे ही कैमरे को देखा मैं भाग ली, ये क्या होता है, ये सारे इरेशनल फोबियाज होते हैं, ठीक है। देन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये भी एंजाइटी के अंडर क्यों आया, क्वेश्चन यहाँ आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंजाइटी के अंडर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ना सेटिस्फेक्शन मिलती है उस काम को करने से। अगर आप वो काम नहीं कर रहे तो यू विल कीप फीलिंग एनेक्शियस इन योर सेल्फ, तो उसमें क्या होता है कि वो काम करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे किसी को अगर हाथ धोने की ओसीडी है तो पर्सन इज, व्हेन द पर्सन इज वॉशिंग हिज और हर हैंड्स, ही इज़ नॉर्मल, ही और शी इज़ नॉर्मल। जैसे ही वो चीज़ रोकता है उसको अचानक से डर लगता है, उसको अचानक से एंजाइटी हो जाती है, डर, सॉरी डर इज़ अ रॉन्ग वर्ड, उसको अचानक से एंजाइटी हो जाती है, तो वो वापस उठ के हाथ धोने लग जाएगा। आई हैव डील्ड विद द काइंड ऑफ पेशेंट जिनको ना ऐसे टिक मारने की एंजाइटी है, ठीक है। वो लोग चोरियां कर रहे हैं सही में। उन लोगों ने क्या कर, उस लड़की, वो लड़की क्या करती थी, वो लेडी, कि ही यूज टू स्टील व्हाट वी कॉल न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स एंड कॉपीज फॉर द सेक ऑफ, एंड मतलब शी यूज टू डू दीज थिंग्स ओनली। वो पूरे उस पे, सॉरी मैंने शायद पीछे शी और ही में डिफरेंस किया है, बहुत कंटिन्यूस लेक्चर बोल के ना हो जाती दिक्कत थोड़ी, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या है, वो पर्सन कैसे कर रहा है, वो बस ऐसे ऐसे करने के लिए वो चोरी कर रही है, वो सब कुछ कर रही है, बस उसको ऐसे ऐसे करने में सेटिस्फेक्शन आ रहा है, प्लेजर मिल रहा है। अगर वो नहीं कर रही तो उसको एंजाइटी हो रही है, तो वो इंसान बैठ ही नहीं रहा है। किसी को आदत होती है लॉक चेक करने की, वो ओसीडी होती है, वो पर्सन क्या करेगा, वो आके बैठेगा आपके पास, फिर उठ के जाएगा, फिर लॉक लगाएगा, फिर आके बैठेगा, फिर जाएगा, फिर खोलेगा, फिर लॉक लगाएगा। आई हैव डील्ड विद द पेशेंट्स लाइक दैट, आई हैव ऑलरेडी डील्ड विद दैट, एंड आई मतलब थोड़ा बिलीव करने के लिए मुश्किल होता है, बट इट हैपन्स विद द पीपल, एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। अब एक इंसान अगर पूरे दिन सिर्फ लॉक हटा रहा, लगा रहा है, लगा रहा है, हटा रहा है, तो क्या होगा, डेली फंक्शनिंग कैसे करेगा, उसका ध्यान तो सारा लॉक पे है। एक को हाथ धोने की है, वो सिर्फ हाथ ही धोए जा रहा है, उठ रहा है हाथ धो रहा है, 2 मिनट में हाथ धो रहा है, हर 2 मिनट में हाथ धो रहा है। लोग इधर से छील देते हैं भाई, इधर से खून निकाल देते हैं हाथ धो धो के, स्किन उनकी जो है वो प्रिक कर देते हैं, इतना गंदी तरीके से होती है जब एंजाइटी होती है। सो दिस इज हाउ दीज थिंग्स हैपन, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया मूड डिसऑर्डर, जिसमें मेजर डिप्रेसिव। मेजर डिप्रेसिव में क्या होगा, सिर्फ एक डिप्रेशन वाला फेज आएगा, ठीक है, और मतलब लो मूड रहेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहेगा। देन हम बात करेंगे बायपोलर डिसऑर्डर में। बायपोलर इज अबाउट, सपोज इफ दिस इज द नॉर्मल लाइन ऑफ मूड, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है मूड, यहाँ पर आपका मूड जो है वो ओके है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब बायपोलर में क्या होगा कि एक बार तो आप बहुत खुश हो गए, फिर आप नीचे, फिर आप बहुत खुश, फिर आप नीचे। अब 2 टाइप का बायपोलर 1, बायपोलर 2 होता है। इट डिपेंड्स ऑन कि आपका खुशी का फेज कितना आया है या आपका गम का फेज मतलब कितना आया है, वो आपका उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। कईयों में होता है बहुत दिन चलता है, कईयों में होता है ऐसे और वैसे, ठीक है, कि खुशी थोड़ी सी हुई, गम ज़्यादा हो गया, तो ये बेसिकली क्या है, बायपोलर। और अगर हम बात करेंगे सिर्फ डिप्रेशन की, तो मेजर डिप्रेसिव में क्या होगा, ये आपका नॉर्मल मूड और आपका मूड ऐसे ही रहेगा, अरे ऊपर तो जाएगा ही नहीं, सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी, ठीक है। आपका मूड कैसे रहेगा, ऐसे ऐसे, बस ऐसे, हमेशा बिलो द लाइन। उसका कोई ग्राफ भी नहीं बना सकती वैसे मैं, पर उसमें आपका जो मूड है वो हमेशा बिलो द लाइन रहेगा, नॉर्मल लाइन। देन स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में क्या होगा, देयर आर टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, जैसे शिज़ोइड हो गया, पैरानॉइड हो गया, वो सारा आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। इट्स नॉट, वी शुड नॉट कंसीडर दैट ओवर हेयर। उसके बाद हम करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं जो एड ऑन होते हैं, नेगेटिव होते हैं जो हट जाते हैं। लाइक इफ़ आई एम फीलिंग हेलुसिनेशन डिल्यूजन्स, तो ये मेरे नॉर्मल बिहेवियर में एड ऑन है ना, डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, ठीक है, ये मेरा क्या है, नए बिहेवियर का एड ऑन है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिहेवियर में, तो वो आपके पॉजिटिव सिम्टम्स हो गए। नेगेटिव सिम्टम्स आपके क्या हो गए, जो मैं ऑलरेडी करी थी मैंने वो करना बंद कर दिया। आई स्टार्टेड इग्नोरिंग पीपल, आई एम विड्रॉइंग माई सेल्फ फ्रॉम इंटरेक्टिंग विद एनी वन, तो वो आपका किस में चला गया, नेगेटिव सिम्टम्स में चला गया। अब सब टाइप्स एंड वेरिएशन बाद में करेंगे बहुत डिटेल्ड। देन सिजोफ्रेनिया इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। अब ये जो न्यूरो डेवलपमेंटल है, पहले हम सिजोफ्रेनिया को ना न्यूरो डीजनरेटिव बोलते थे, ठीक है, इनिशियली, लेकिन विद टाइम वी गेट टू नो दैट इसकी जो स्टार्ट है ना, ये जो ब्रेन में होता है, इसका जो नेटल पीरियड, जो मतलब एक बच्चा पेट में होता है तभी उसका स्टार्ट हो जाता है, ड्यूरिंग द गेस्टेशन,
ठीक है, तभी कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं कि थोड़ी सी प्री डिस्पोजिशन आपकी बन जाती है और कुछ ग्रोथ जो है ब्रेन की वो रुकती है, जिसकी वजह से स्चिज़ोफ्रेनिया होता है। इसलिए स्चिज़ोफ्रेनिया इज नाउ कंसीडर एज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर रादर देन द न्यूरो डिजनरेटिव। डिजनरेटिव नहीं है, वो ऑलरेडी प्री डिस्पोज्ड है, वहाँ पर ब्रेन स्टॉप होगा और उसको स्चिज़ोफ्रेनिया होगा। ठीक है, सो वो बेसिकली क्या है आपका न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी अब हो गया है। आगे देखते हैं, आगे इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब क्या हो गया, देखो पर्सनैलिटी को हम क्या बोलते हैं, ऐसी चीज़ें जो प्रोलॉन्ग्ड हैं विच कैन नॉट बी फिक्स्ड उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी। मेरी पर्सनैलिटी क्या है, इफ़ आई एम हैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम माई पर्सनैलिटी इज़, आप क्या बोलोगे कि हाँ भाई मैम तो बड़ी खुश रहती हैं, या मैं थोड़ा एटीट्यूड में रहती हूँ, लाइक इसमें एटीट्यूड है, तो ये क्या है, ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं जो ओवर द टाइम आपको अपने बिहेवियर में दिखती है, विच इज़ कॉन्स्टेंट इन योर बिहेवियर। समवन कैन हैव हेल्पिंग पर्सनैलिटी, कुछ लोगों की थोड़ी रूड होती है, कुछ लोगों की थोड़ी यहाँ ऐसी चीज़ होती है कि मूड ही खराब रहेगा, शांत रहेंगे, ठीक है, काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज आर देयर। ठीक है, तो इन सबको हम पर्सनैलिटी ट्रेट्स बोलते हैं और लोगों की पर्सनैलिटियाँ ऐसी होती हैं। ठीक है, सो अब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्लस्टर ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, टाइप ए पर्सनैलिटी, टाइप बी पर्सनैलिटी, टाइप सी पर्सनैलिटी। ठीक है, अब टाइप सी फॉर कैंसर, टाइप ए जिसमें आपको हार्ट रिलेटेड डिजीज़ और ये सब होती हैं, ये इंसान हमेशा भागता दौड़ता रहेगा। टाइप ए काइंड ऑफ जो पर्सन है क्या करता रहेगा, हमेशा भागता दौड़ता, यहाँ का काम भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, एनर्जेटिक फुल्ली। फिर बी वाली जो पर्सनैलिटी है वो कैसा होगा, हिल भी लाइक चलो ये भी देखना है, काम रहेगा, थोड़ा काम कॉम्पोजिट, थोड़ा शांत तरीके से काम करेगा। सी इज़ द वन जिसको कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिस पर्सनैलिटी को। सो ऐसे करके ए बी सी क्लस्टर से जो पर्सनैलिटी हैं उनको अलग टाइप का डिसऑर्डर के चांसेस होते हैं, तो उस सब की हम बात करेंगे यहाँ पे। देन पर्सनैलिटी में आपका सॉरी आई जस्ट क्या कहते हैं आपका, जस्ट मैंने अभी ना आपको पर्सनैलिटी का वो बता दिया है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी पर्सनैलिटी, सॉरी। ठीक है, देन हम बात करेंगे और उन टाइप ए बी और सी के हिसाब से, और डी और होती है जो डिप्रेशन प्रोन होती है। ठीक है, सो उसके हिसाब से भी डिसऑर्डर्स होते हैं, पर्सनैलिटी के हिसाब से भी पर्सनैलिटी के हिसाब से भी जो एक होता है ना, हम बताते हैं कि देयर आर चांसेस कि यहाँ पर ये चीज़ होने का ज़्यादा चांस है। लाइक आई एम अ टाइप ए टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। मैं थोड़ी एनर्जेटिक हूँ, मेरे को क्यूरियोसिटी बहुत रहती है, ये कर लूँ, वो कर लूँ, यहाँ से पढ़ लूँ, ये देख लूँ, तो वो क्या है, टाइप ए पर्सनैलिटी है। मैं हमेशा जल्दी में रहती हूँ। यू कैन सी द वे आई एम स्पीकिंग करंटली यार, आई स्पीक सो फास्ट, मतलब मेरे को ऐसा एट टाइम लगता है यार, आई स्पीक लाइक अ रोबोट, और मैं बीच में फंबल भी कर जाती हूँ और मेरा मुंह भी अभी दर्द हो रहा है। ठीक है, सो एंटी सोशल बॉर्डर लाइन हो गया, एंटी सोशल पर्सनैलिटी, बॉर्डर लाइन, नार्सिस्टिक मतलब ईगोसेंट्रिक एक तरीके से, जिसको सिर्फ अपनी पड़ी है, मैं हूँ बस, ऐसे पर्सनैलिटी। तो ये भी क्या है, ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं। आगे चले, ठीक है।